न्यूज 18 बिग बुलेटिन की शुरुआत कांग्रेस के वादों के पिटारे की खबर के साथ। गरीबों, युवाओं और कारोबारियों के लिए वादों के पिटारे के साथ कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता के सम्मुख रखा। गरीबों को न्याय के जरिए कांग्रेस अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। वहीं रोजगार के लिए तरसते युवाओं और नए कारोबारियों के लिए भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अच्छे दिन के सपने हैं। जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है। कांग्रेस का न्याय वाला चुनावी ब्रह्मास्त्र। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। महासमर में कांग्रेस का चुनावी पंच। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर महासमर का आगाज कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात तो गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने की हुई, लेकिन निशाने पर रही मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां और खुद पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। कांग्रेस अध्यक्ष ने न सिर्फ केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि देश की गरीब आबादी से लगातार 5 साल 72,000 सालाना का वादा भी किया। गरीबी पर वार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। तो राहुल ने अपनी न्याय स्कीम के जरिए जीएसटी और नोटबंदी को भी साधा और साफ कर दिया कि कांग्रेस की ये योजना न सिर्फ गरीबों के लिए है, बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हुई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी से जूझते युवाओं के लिए रोजगार के सपने भी हैं, तो एंटरप्रेन्योर के लिए कारोबार में सहूलियत का वादा भी। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपको बता दें कि 2019 की जंग जीतने के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ वादे किए हैं। न्याय के तहत कांग्रेस ने गरीबों को 72,000 सालाना की मदद देने का वादा किया है, और ये पैसा किसानों और गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधे जाएगा। कांग्रेस ने 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार के सृजन का दावा भी किया है। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस ग्राम पंचायत में रोजगार देने का वादा कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक 3 साल तक कारोबार के लिए इजाजत की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं मनरेगा के तहत कांग्रेस ने 100 दिन की जगह 150 दिन के रोजगार का वादा किया है। किसानों के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी कांग्रेस लाएगी। तो शिक्षा पर जीडीपी का 6% तक खर्च करने का कांग्रेस घोषणा पत्र में दावा किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि 2014 की हार से सबक लेते हुए न सिर्फ कांग्रेस इस चुनाव में आक्रामक दिख रही है, बल्कि कांग्रेस सीधे लोगों से जुड़े मुद्दों पर फोकस कर रही है। देश में बढ़ते रोजगार संकट पर कांग्रेस ने अपना प्लान पेश किया, तो गरीबी से देश की बड़ी आबादी को निकालने की योजना भी देश के सामने रखी।
लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये पहल 2019 के चुनाव को आम आदमी के मुद्दे पर वापस ला पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अच्छे दिनों के सपने दिखाए जा रहे हैं, अच्छे दिन की बात की जा रही है एक बार फिर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आम जनता का चुनाव है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद देश का सियासी पारा बढ़ चुका है और हरियाणा में भी इसकी तपिश साफ साफ महसूस की जा सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। हम निभाएंगे, ये कांग्रेस का वादा है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे और दावे किए हैं, लेकिन कांग्रेस के ये दावे सत्ता पक्ष बीजेपी के गले नहीं उतर रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में AFSPA हटाने की बात की, ये देश हित में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पक्ष में। जो देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर प्रहार करने वाले लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ जिस कानून के तहत हमारे सुरक्षा बल कार्रवाई करते हैं, उस कानून को ही खत्म कर देना, जिसका मतलब ये है कि आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के हुक्मरानों की आवाज बनकर के बोल रही है, इमरान खान की आवाज बनकर के वो बोल रही है। वहीं उद्योग मंत्री विपुल गोयल को कांग्रेस के सारे वादे कोरा सच नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का चाहे 72,000 सालाना की बात करती है, उनके अध्यक्ष कहीं 72,000 मंथली की बात करते हैं, कभी 25 लाख नौकरियों की बात करते हैं जो आज घटकर 4 लाख पर आ गई है। तो इस तरीके के उनके हर रोज वादों को बदलना, वादों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, इट मीन्स करना कुछ नहीं। एक व्यक्ति जब झूठ बोलता है, 3-4 बार बोलता है, तो हर बार अलग अलग स्टेटमेंट आती है। तो आज उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिस तरीके की बात की है, लोग भावने कमिटमेंट करने की जो बात की, ये बिल्कुल निराधार है। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो सत्ता में आने पर जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में कुछ नहीं किया। हमारा मैनिफेस्टो कहता ही है हम निभाएंगे। बीजेपी की तरह हमने झूठ नहीं बोलनी है, हमने कोई जुमले नहीं देने। 5 मेजर बिंदुओं के ऊपर इसको फोकस करा गया है और बाकी और भी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे राहुल जी ने बताया कि एक तो 72,000 रुपया जो है वो सालाना 36 बिरादरी का कोई भी गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी वर्ग का हो, जिसकी आमदनी कम हो, उसको जो है इतना पैसा उसके खाते के अंदर 72,000 रुपये उसके खाते के अंदर सालाना जाएगा। चुनाव है तो दावों और वादों का दौर भी चलता रहेगा, वार और पलटवार भी होते रहेंगे। लिहाजा देखना यह है कि क्या कांग्रेस के हम निभाएंगे वादे से सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर जनता बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। चुनावी मैदान की अगर बात करते हैं तो चुनावी मैदान में कई दिग्गज है और इन दिग्गजों के बीच में चुनावी मौसम में दल बदल का सिलसिला उफान पर। हरियाणा के 2 पूर्व विधायक इनेलो और कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा कई और नेता भी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही दल बदल का सिलसिला भी जोरों पर है। मंगलवार को 2 पूर्व विधायकों हरेराम वाल्मीकि और राजेंद्र बिस्ला ने कांग्रेस और इनेलो छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला मौजूद रहे। बराला ने दोनों दिग्गज नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि इससे हरियाणा बीजेपी को मजबूती मिलेगी। जो मजबूत और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सर्वप्रथम तो मैं इनका पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनके आने से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। दोनों नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने के कारण भी बताए। राजेंद्र बिस्ला इनेलो की पारिवारिक कलह से दुखी थे,
तो हरिराम वाल्मीकि कांग्रेस में पूर्व सीएम हुड्डा की कार्यप्रणाली से परेशान थे। देखो जी, जब ये गरज थी, जब तो कांग्रेस ने हुड्डा ने कह दी बड़ा भाई है इन्हें संभाल, जब वो संभल के सारी बात होगी तो इसने तवर को गिराने के लिए कितना बुखल को मैदान में उतार दिया, तवर आ रहा नींद से। ये चौटाला परिवार में जो कलेश और कलह है, वो सारी परिस्थितियां हालात देखने के बाद मेरे मन में विचार आया, जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है बीजेपी, उसे ज्वाइन कर। बहरहाल चुनावी मौसम है, नेताओं के दल बदल का दौर भी जारी है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की तादाद बढ़ी है, लेकिन ये तादाद पार्टी की ताकत कितनी बढ़ा पाएगी, ये रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं। इनमें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, हिसार से कुलदीप बिश्नोई, सिरसा से अशोक तंवर, अंबाला से कुमारी सैलजा, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और भिवानी से श्रुति चौधरी का नाम शामिल है। अब जैसे श्रुति चौधरी है भिवानी महेंद्रगढ़ से, दीपेंद्र हुड्डा है फ्रॉम रोहतक, फिर जिंदल फ्रॉम कुरुक्षेत्र, देन ये अपने अंबाला से सोनीपत की मैंने आपको कहा, अभी उसके ऊपर हमने बैठक करनी। अंबाला से किसको जो है पार्टी मैदान में उतार रही है? अंबाला से शैलजा जी हैं। हिसार से किसको मैदान में उतारा जा रहा है? हिसार से कुलदीप बिश्नोई जी हैं। सिरसा से सिरसा से अशोक तंवर जी। कब तक ये औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा? 7 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होगी, 7 या 8 को, क्योंकि अभी आप जानते हो हमारा टाइम है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में पैरोल के लिए याचिका लगाई। ओपी चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी के साथ रहने के लिए यह पैरोल याचिका लगाई। इस याचिका में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने कोर्ट से 3 महीने की पैरोल की गुहार लगाई। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई कर सकता है। बता दें कि पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था और 10 साल की सजा हुई थी। चौटाला तिहाड़ जेल में बंद है। सजा में राहत के लिए उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन के पास याचिका लगाई थी। पंजाब पुलिस हरियाणा में आकर डटी है, लेकिन राम रहीम से मुलाकात नहीं हो पा रही। क्यों पंजाब पुलिस राम रहीम से मिलना चाहती है और क्या कारण है कि यह मुलाकात संभव नहीं हो पा रही, रिपोर्ट देखिए। पंजाब के बहबल कलां और कोट कपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब से एसआईटी की टीम रोहतक की सुनारिया जेल पहुंची। एसआईटी पहुंची तो थी गुरमीत राम रहीम से पूछताछ करने, लेकिन कर नहीं पाई। दरअसल पिछले 2 दिनों से पंजाब एसआईटी राम रहीम से मिलने की कोशिश में, लेकिन रोहतक के डीएम और जेल प्रशासन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अनुमति नहीं दे रहे। राम रहीम सुनारिया जेल में हमारे पास बंदी है और उसमें एसआईटी पंजाब से आई है। जब तक डीएम हमें अनुमति नहीं देता, ऑर्डर नहीं देता, तब तक हम एसआईटी को इनके अंदर नहीं करने की इजाजत दे सकते। डीएम ने अनुमति नहीं दी है, प्रोसेस जारी है। तो जेल मंत्री कृष्णलाल पंवार साफ कर चुके हैं कि रोहतक के डीएम जब तक अनुमति नहीं देते तब तक मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तर्क ये भी दिया गया कि जेल में मिलने वाले कैदियों की प्रक्रिया है। सप्ताह में 35 पुरुष और 65 महिलाओं को ही मिलने की इजाजत रहती है। बहरहाल सवाल यह कि पंजाब एसआईटी कब तक राम रहीम से मिलकर पूछताछ कर पाती है और क्या ऐसे मामलों में किसी राज्य की पुलिस को अपवाद के तहत मिलने नहीं दिया जा सकता, और वो भी तब जब मामला हाई प्रोफाइल हो। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। देख रहे हैं आप। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में उस वक्त सनसनी फैली जब इलाके में 2 युवकों के शव मिले। दोनों के शरीर पर चोट के निशान है, लेकिन ये हत्या किसने और क्यों की, पुलिस इसकी जांच में जुटी है और दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। गुरुग्राम के पौष एरिया सेक्टर 9 में मंगलवार सुबह सवेरे ही हड़कंप मच गया। इस हड़कंप की वजह थी इलाके में मिले 2 नौजवानों के शव, जिनकी उम्र 25 से 28 साल के बीच थी, जो यहां मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर कर रहे थे।
जिसमें एक नूह और दूसरा अलवर राजस्थान का रहने वाला था। दोनों के सिर पर चोट के निशान हैं। ऐसे में परिजन इस मामले में हत्या की बात कह रहे हैं। घर से सर वो हो गया लगभग, उसमें काफी टाइम हो गया घर से निकले, क्योंकि वो पीता खाता था, इसलिए हम घर में उसको ज्यादा वो नहीं करते थे। हालांकि पुलिस मामले की हर तरीके से जांच कर रही है। की शिनाख्त हो चुकी है जिनकी भी है, और उसके ऊपर FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इस बारे में मैं सिर्फ आपको इतना ही बता पाऊंगा। बाकी तथ्य जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, पोस्टमार्टम हो जाएगा, परिजन हमारे पास आ जाएंगे तो हम आपको बता पाएंगे। अब हत्या को क्यों और किसने अंजाम दिया है, पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा। यमुनानगर में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हुई, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर की लापरवाही के कारण दोनों की मौत हुई। परिजनों की अगर माने तो डॉक्टर्स ने महिला की डिलीवरी लेबर रूम में ना करवाकर बाहर करवाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष को शांत करवाया। पुलिस को फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। गुरुग्राम के जाम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए GMDA ने एक नई पहल की शुरुआत की है। जिन सड़कों पर जाम लगता है उन सड़कों से GMDA ने रेड लाइट हटाने का फैसला लिया है। इसके लिए सबसे पहले गुरुग्राम की अथॉरिटी के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को चुना गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के जाम के झाम को खत्म करने के लिए GMDA ने कमर कसनी शुरू कर दी है और सिर्फ जाम ही नहीं बल्कि रेड लाइट को भी खत्म करने का प्लान GMDA ने तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले SPR यानी कि गोल्फ कोर्स रोड को रेड लाइट फ्री बनाने का फैसला लिया गया है। पिछले अथॉरिटी के मीटिंग में ये प्रोजेक्ट मंजूर हुई थी। अथॉरिटी की मीटिंग 6 मार्च को हुई थी और ये प्रोजेक्ट वहाँ मंजूर हुई थी, जिसमें सिग्नल फ्री करने का है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड करीब 10 किलोमीटर लंबा है, जिस पर करीब 6 रेड लाइट पड़ती है। GMDA इस रोड पर 380 करोड़ की लागत से 3 फ्लाईओवर और 2 अंडरपास बनाने जा रही है। ये एक पहला ऐसा रोड होगा जो रेड लाइट फ्री होगा। इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। 3 फ्लाईओवर और 2 अंडरपास आएंगे और एक कुल प्रोजेक्ट का कॉस्ट आया है 380 करोड़। अब लेकिन इसकी फंडिंग अरेंजमेंट हमने वर्कआउट करनी है। GMDA का प्लान अगर कामयाब हो जाता है तो शहर की दूसरी सड़कों को भी इसी तर्ज पर रेड लाइट फ्री बनाया जाएगा ताकि जाम को जड़ से खत्म किया जा सके। गुरुग्राम से धर्मवीर, न्यूज़ 18 हरियाणा। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, जो अपने साथ चिलचिलाती धूप और चिपचिपी गर्मी लेकर आया है। लेकिन सावधान हो जाइए, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में बढ़ते पारे की तपिश और मुश्किलें बढ़ाने वाली है। आप ये रिपोर्ट देखिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया है। लोगों को अब एहसास होने लगा होगा कि गर्मी इस बार कैसी होगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि गर्मी हाल बेहाल कर देगी, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि तेज धूप, लू के थपेड़े और उमस से जिंदगी दूभर होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जिसमें बताया गया है कि इस महीने के अंत और मई के पहले हफ्ते में तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। अप्रैल से जून के बीच में औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। दिल्ली NCR के अलावा उत्तर भारत में भी लू के थपेड़े चलेंगे। मौसम विभाग की माने तो लू के परेशान करने की सबसे बड़ी वजह अल नीनो है। अल नीनो के चलते तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश में अभी से लू चलने लगी है। अल नीनो मॉनसून को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि अल नीनो पर इसी हफ्ते रिपोर्ट आनी है। अल नीनो के चलते दिल्ली NCR में गर्मी ज्यादा पड़ेगी।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कोर हीट वेव जोन में आते हैं। इन सभी में अप्रैल और मई के बीच तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना तकरीबन 37% है। बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ आने से इन राज्यों में लोगों को राहत मिलती रहती है, लेकिन इस बार इसकी भी बहुत कम संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर जानलेवा गर्मी से बचने के लिए अभी से ही उपाय कर लेना ही समझदारी है।